और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। वंदे मातरम देशभक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे राष्ट्रवादी चैनल पर। और मैं लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो, आपको हंसाने, जगाने और लिब्रांडो की जलाने। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकर प्रभु का नाम। कि यहाँ जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, उसकी जिम्मेवार कौन है, और सीधे सीधे पाकिस्तान पर उसकी जिम्मेवारी आयद होती है। जब वर्तमान प्रधानमंत्री ने पद स्वीकार किया, उसी दिन मैंने उनको पत्र लिखा। उसमें कहा कि आइए शिमला समझौते के आधार पर हम बैठ के बात करें। उससे पहले हमने उनको 6 नॉन पेपर दिए थे, जिनको नॉन पेपर कहा जाता है इसलिए कि उसमें हम जो कहना चाहते हैं कहते हैं, लेकिन उनको कोई आधिकारिक महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए उनको नॉन पेपर कहा जाता है। 6 हमने दिए थे और एक एक नॉन पेपर में वो बात लिखी थी जो गौर तलब है, जो तस्विया तलब है, जो उनके हमारे बीच में हमें निपटाने की बात है। उस पर कोई जवाब नहीं आया। उल्टे उसके इवज़ हमको 2 ऐसे कागज़ दिए गए जिनमें असंभव शर्तें रखी गई। हमारा कहना है कि कोई शर्त न रखिए, बिना किसी शर्त के हम बात करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसी शर्तें रखी हैं जो हमारे लिए स्वीकार योग्य हो ही नहीं सकती हैं। हम उनको छू नहीं सकते हैं, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि उनको बात करना नहीं था। उन्होंने अपनी नारज़ामंदी को इस तरह से जाहिर किया कि उन कागज़ों में उन्होंने इम्पॉसिबल कंडीशंस रखे। ये आज की परिस्थिति है। मुझे अल्लाह ने जिम्मेदारी दी, प्राइम मिनिस्टर बना, तो पहली मेरी कोशिश ये थी कि हम हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर करें। पहली मैंने पैगाम दिया, जिस दिन वज़ीर आज़म बना तो मैंने पैगाम दिया हिंदुस्तान को कि आप 1 कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ आएंगे। अब मैं आपके सामने जो इवेंट्स जैसे जैसे बदलते गए, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि मैंने जितनी भी कोशिश की, हमें वहाँ से एक ऐसे लगा कि कंडीशंस डालो, ये भी आप करें, वो भी करें, जिस तरह कोई सुपर पावर किसी गरीब मुल्क को कह रही होती है कि पहले आप ये करें तो फिर हम आगे चलेंगे। मैं बहुत हैरान था। देखिए सौरभ जी, एक कहावत होती है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यानी अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो आपको लिए कुछ बचा के रखने की जरूरत नहीं, वो स्वयं अर्जित कर लेगा। और यदि वह सुपुत्र नहीं है तो फिर कुछ भी बचा के रख दीजिए, वो सब लुटा देगा। अब बताइए, उन्होंने तो सिर्फ अपना ही नहीं 15 साल, अरे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनकी पूज्य माता सोनिया गांधी, सबकी बेइज्जती करवा दी। मतलब सब आज तक सतही राजनीति कर रहे थे और इश्यूज की समझ उनको थी। चलिए, मैंने मान लिया उनको इश्यूज की बहुत बेहतर समझ आई और उन्होंने एक बड़ा बुद्धिमानी का निर्णय लिया 2019 में कि वो वहां चले गए। अन्यथा यहाँ जिस ढंग से स्मृति जी ने उनको हराया, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सौरभ जी, वो एक इश्यू उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा केरल में, कि केरल में एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं काला कानून, बगैर मंडी के किसान मर जाएगा, बिक जाएगा। इशू बेस्ड राजनीति के नए युग प्रवर्तक राहुल गांधी जी को यह इशू क्यों नहीं केरल में रह के समझ में आ रहा है कि केरल में तो किसान अच्छा है, खुशहाल है, मंडी नहीं है, फिर भी उसको अच्छी कीमतें मिल रही हैं और सब पद्धति है। ये तो विभाजन कर करके पाए। और मैं फिर एक और बात कहना चाहता हूं गौरव वल्लभ जी से, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठबंधन है कि नहीं? ये तो बड़ी पार्टी के नेता ने सड़क पे बीफ पार्टी की थी। मोदी की जब आप बात करते हो ना, ये अकेला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने जाली वाली टोपी नहीं पहनी और पगड़ी जरूर बांधी है। और गुरुद्वारा बेर साहब में गए थे एक बार, आप देखना इनके माथे पे खंडा है,
पटका पहना हुआ है, पर खंडे वाला पटका पहना हुआ है। और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, उस वक्त की आप मोदी की फोटो देखना एक निकाल के इंटरनेट से, इसने सिक्खी स्वरूप में है, पगड़ी पूड़ी बांध रखी, चश्मा वगैरह लगा रखा है। और जो चीज मेरे को छुई ना सबसे ज्यादा, और उसके अंदर मैं नीतीश बाबू का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने किया सब। पंजाब राजभवन, हरियाणा राजभवन, हिमाचल राजभवन और इस देश के अंदर जितने गवर्नर हाउसेज हैं, जितने राजभवन हैं, सबके अंदर पाठ हुआ, सबके अंदर कीर्तन दरबार हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था 1984 के बाद, कम से कम वो वक्त देखने के बाद, कि भारत में कभी ऐसा दिन आएगा कि बंगाल के राजभवन में, असम के राजभवन में, नागालैंड के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु का या पौंडीचेरी के राजभवन में कीर्तन दरबार लगेगा, गुरु साहब का पाठ किए जाएंगे। इमेजिन नहीं किया था कभी ऐसा हो सकता है। और जितना इस बंदे ने किया सिक्खी के, मैं आपको बताऊं, ये दिल से रिस्पेक्ट करता है सिख रिलीजन की, और वो दिखता है, बोलने की जरूरत नहीं होती। जितना इस बंदे ने किया ना, कोई नहीं कर सकता। हम लाख गाली दें इसको कुछ करें, पर इस आदमी ने, मैंने कई फोटोएं देखी हैं इसकी, कि जाली की टोपी दे तो रहे, इसको बना रहा है, हाथ में ले रहा है पर पहन नहीं रहा। और मैंने केजरीवाल को, राहुल को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ये वाहिद ऐसा आदमी है, इसने सिर्फ और सिर्फ सिख कौम की निशानी को अपने माथे पे सजाना, अपने सिर पे सजाना कबूल किया। और अगर हम इसको गाली देंगे ना, तो हमारी कौम से बड़ी मूर्ख कौम कोई नहीं है, कुछ कह लो इसको आप। इसने पलट के कभी जवाब नहीं दिया, कभी नहीं इसने गलत बोला। और हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के अंदर आप जानते हो वैभव, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो Nathan, literacy, political literacy, can the two really be equated as Dr. Suman C. Raman would have us believe? And the larger question is this, that literacy, political literacy, that is apart. The problem over here is the word that he has used. He talks about superficiality and going into detail in issues as compared to his previous 15 years as a member of parliament. Yes, Madhav, first of all, good evening, and I've been waiting very patiently for my turn for 20 minutes. I hope my fellow panelists would give me the courtesy of a couple of minutes. There are two issues here. Number one, I think Time, the magazine, should apologize. Turns out not Narendra Modi, but Rahul Gandhi is the divider in chief. I mean, it is impossible to defend what he said because of the word that he used, that people not from the South have an understanding of the issues that are not just superficial. I.e., people from the north have a superficial understanding of the issues. How can, I mean, unless somebody has a comprehension problem, you cannot defend this. Now, let me give you not the superficial facts, but the real facts, the data. During the time when Rahul Gandhi was the MP from Amethi and his family bastion was Raebareli. These are the indices. People below poverty line, Raebareli, Amethi, 54%. Families with electricity, 14%. Per capita expenditure, 385 rupees. Vaccinated children, 16%. Neonatal deaths, 83 per 1,000. Fatality below 5 years, 160 per 1,000. The highest. No wonder the not so superficial people of Amethi kicked him out, and he's still smarting from that seat. As far as the second issue of Shashi Tharoor is concerned, I am aghast that some people actually found some merit in what he said. Not only there was no correlation in what he said, that people who have low literacy voters, they vote BJP governments, but there was no causations as well. It was preposterous. First of all, Rajasthan is a Congress-ruled state, and it has one of the lowest literacy rates. And then another person called Ruchir, he came up with this fantastic analysis that went viral. That is, in 1960, the India literacy rate was 28%, and Congress had 317 Lok Sabha seats. In 2020, the literacy rate of India was 78%, and Congress had 52 seats. Okay. So there we go. I mean, you can't defend. These are basically illiterate people who somehow have, fooled the voters that they are literate. All right.